तो चलिए आज भारतीय इतिहास के उस एक साल की बात करते हैं। एक ऐसा साल जिसने आने वाले 90 सालों की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी थी। देखिए, ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था। नहीं, ये कहानी थी एक पूरे राष्ट्र के जागने की। ये कहानी है 1857 की, वो पहली चिंगारी, स्वतंत्रता की पहली ज्वाला। आइए समझते हैं कि आखिर ये आग भड़की कैसे और इसने भारत के नक्शे को, हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। जरा सोचिए इस बात पर। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक अफवाह, कानों कान फैली ये खबर दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की जड़ें हिला दे? सुनने में अजीब लगता है ना, पर 1857 में ठीक यही हुआ था। यही सवाल एक हकीकत बन गया और उसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। कहते हैं ना कि हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है। 1857 में भी ऐसा ही हुआ। वो चिंगारी निकली तो एक राइफल से ही, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो बंदूक की नली से नहीं, बल्कि उसके कारतूस से निकली थी। तो कहानी की शुरुआत होती है कि एक नए नवेले हथियार से। नाम था एनफील्ड राइफल। सिपाहियों को बताया गया कि ये पहले की बंदूकों से कहीं ज्यादा असरदार और सटीक है। लेकिन इसकी असली ताकत, या यूं कहें कि इसका असली खतरा, इसके कारतूसों में छिपा था। और बस वहीं से बारूद में आग लगनी शुरू हुई। और फिर सिपाहियों के बीच एक खबर फैलनी शुरू हुई, बिल्कुल जंगल की आग की तरह। ये खबर थी इन्हीं नए कारतूसों के बारे में। एक ऐसी बात जिसे सुनकर हर सिपाही, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे लगा कि ये तो सीधा सीधा उसके धर्म पर हमला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कारतूस विवाद था क्या? देखिए, इन नए कारतूसों पर ना एक चिकनी परत होती थी और राइफल में लोड करने से पहले सिपाहियों को उसे अपने दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। अब अफवाह ये फैली कि ये जो चिकनी परत है, ये गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब आप सोचिए, हिंदुओं के लिए गाय मां समान है, पवित्र है, और मुसलमानों के लिए सूअल हराम। दोनों को लगा कि ये तो उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक बहुत गहरी साजिश है। और फिर वो दिन आया, 29 मार्च 1857। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही से ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने आवाज उठाई और अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। वो सिर्फ एक गोली नहीं थी, नहीं, वो उस आने वाले तूफान की, उस बड़े विद्रोह की पहली गूंज थी जो पूरे देश में सुनाई देने वाली थी। लेकिन एक मिनट, ये समझना बहुत जरूरी है कि कारतूस वाला मामला तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली बारूद तो पिछले 100 सालों से धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। लोगों के दिलों में गुस्सा, अपमान, सब कुछ एक प्रेशर कुकर की तरह जमा हो रहा था, जो अब बस फटने ही वाला था। पहला कारण था आर्थिक शोषण। अंग्रेजों की नीतियां ऐसी थीं कि उन्होंने भारत की कमर ही तोड़कर रख दी। किसानों पर इतना भारी लगान लगा दिया गया कि वो कर्ज में डूबते चले गए। ब्रिटेन से जो माल आता था, उसने यहाँ के कारीगरों, बुनकरों, छोटे व्यापारियों, सबका काम धंधा चौपट कर दिया। मतलब भारत का पैसा लगातार निचोड़कर इंग्लैंड भेजा जा रहा था। फिर बात आती है राजनीति की। अंग्रेज तो जैसे एक एक करके भारतीय रियासतों को निगलते जा रहे थे। उन्होंने एक अजीब सी नीति बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब यह था कि अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है, तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। सोचिए कितना अन्याय था ये। इसी के सहारे उन्होंने झांसी, सतारा, नागपुर जैसे बड़े बड़े राज्यों को हड़प लिया। जाहिर है भारतीय राजाओं में गुस्सा उबल रहा था। बात सिर्फ जमीन और पैसे की नहीं थी। अंग्रेज अब लोगों की आस्था और उनकी परंपराओं में भी दखल देने लगे थे। ईसाई मिशनरी अपना प्रचार कर रहे थे, और कुछ सामाजिक सुधार जो वो लाए, उन्हें भी लोगों ने अपनी संस्कृति पर एक हमले की तरह देखा। एक डर का माहौल बन गया था। और सबसे अहम, सेना के अंदर का माहौल। यहां भी सब ठीक नहीं था। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज सिपाहियों के मुकाबले बहुत कम वेतन मिलता था। उनके साथ हर कदम पर भेदभाव होता था, और अंग्रेज अफसर उनके साथ बड़ा अपमानजनक व्यवहार करते थे। और आयरनी देखिए, यही वो सिपाही थे जिनके हाथों में बंदूकें थीं, और अब उनका सब्र का बांध टूट रहा था। तो मंगल पांडे ने जो चिंगारी लगाई थी, अब वो एक धधकती हुई आग बन चुकी थी। ये क्रांति की आग देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस विद्रोह की रफ्तार देखिए कितनी तेज थी। 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत का बिगुल फूंका। अगले ही दिन 11 मई को वो दिल्ली पहुंच गए, और 12 मई तक तो उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। मतलब साफ था, ये अब सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने की एक खुली जंग बन चुका था। और ये आग सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुकी।
कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने मोर्चा संभाला, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के लिए काल बन गईं। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली और बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह ने ऐसी वीरता दिखाई कि सब दंग रह गए। ये नाम बताते हैं कि ये विद्रोह कितना फैल चुका था। इतनी वीरता, इतना बलिदान और इतने बड़े इलाके में फैलने के बावजूद ये महान क्रांति आखिर में दबा दी गई। सवाल उठता है, क्यों? ऐसी क्या वजहें थीं कि हम कामयाब नहीं हो पाए? इसकी कई वजहें थी। सबसे पहली और बड़ी वजह थी एक सेंट्रल लीडरशिप की कमी। मतलब कोई एक नेता नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चले। सब अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे। दूसरी बात, ये क्रांति पूरे भारत में एक साथ नहीं फैली। दक्षिण और पूर्वी भारत इससे लगभग अछूते रहे। तीसरी कमी थी हमारे सिपाहियों के पास आधुनिक हथियारों की। और एक दुखद सच ये भी है कि कुछ भारतीय रियासतों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया। और इन सब के ऊपर अंग्रेजों की सेना ज्यादा संगठित थी और उनके पास टेलीग्राफ जैसी तेज संचार व्यवस्था थी जो हमारे क्रांतिकारियों पर भारी पड़ गई। तो क्या हम इसे एक पूरी तरह से असफलता कह दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लड़ाई के मैदान पर शायद हम हार गए, क्रांति को कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारत के भविष्य पर जो असर डाला ना, वो किसी भी जीत से कम नहीं था। ये एक टर्निंग पॉइंट था। सबसे बड़ा और फौरी बदलाव क्या हुआ? 1857 से पहले भारत पर कोई देश नहीं बल्कि एक व्यापार करने वाली कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। सोचिए, एक कंपनी। इस क्रांति ने अंग्रेजों को इतना डरा दिया कि 1858 में उन्होंने कंपनी का राज ही खत्म कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया गया। तो इसके दूरगामी असर क्या हुए? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। दूसरा, अंग्रेजों ने अपनी सेना की बनावट बदल दी। लेकिन सबसे जरूरी बात, इसने पहली बार हम भारतीयों के मन में एक राष्ट्रीय चेतना जगाई, एक हम की भावना। और ये साबित हो गया कि अगर हम सब भारतीय एक हो जाएं, तो हम दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को भी चुनौती दे सकते हैं। तो इसे ऐसे समझना चाहिए कि ये कोई हारी हुई लड़ाई नहीं थी। ये असल में भारत की आत्मा का जागरण था। ये वो पल था जब सदियों की गुलामी की नींद से जागकर भारत ने आज़ादी की तरफ अपना पहला, सबसे मजबूत कदम बढ़ाया था। और इस क्रांति के जो नायक थे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तांतिया टोपे, कुंवर सिंह, उनकी वीरता की कहानियां, वो कहानियां अमर हो गईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी, चाहे वो गांधी जी हों, भगत सिंह हों या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों ने 1857 के नायकों से ही संघर्ष की मशाल थामी थी। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या 1857 के उस महान बलिदान के बिना, उस पहली ज्वाला के बिना 1947 में आज़ादी का वो सूरज उग सकता था? इस पर जरूर सोचिएगा।